दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, जहां पर एक जानिब पाकिस्तान में इस वक्त नए आर्मी चीफ के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि मुल्क टेक्निकली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है और जो IMF है वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है और पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हो चुका है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जनाब एक हदफ है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए और -1 करके नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग की जाए। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसने इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरो दीवार हिला के रख दिए हैं कि चीन और रूस ने जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक और इंतहाई अहम आप शराकतदारी के हवाले से कहें कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दो ममालिक ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया है और फौज के खिलाफ दोनों ममालिक की पॉलिसी जारी हो चुकी है, जिसके ये वाज़ेह हो चुका है कि हालात इंतहाई ख़राब हैं और जनाब मन रजीम चेंज ऑपरेशन को दोनों ममालिक ने रद्द कर दिया है और जनरल बाजवा के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और इंपोर्टेड हुकूमत के लिए इस वक्त खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। न सिर्फ उनके लिए बल्कि GHQ के लिए भी खतरे के अलार्म बजते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा कटहरे में आ चुके हैं और उन्होंने भी कुछ होलनाक इंकशाफात कर दिए हैं, जिसने वाज़ेह कर दिया था कि जनाबे मन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी और जनरल बाजवा ने इमरान खान को रास्ते से हटाया, यानी कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ अहम तरीन मुलाकातों की अंदरूनी कहानियां हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा फैसला कर दिया है, खुला ऐलान किया गया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, हम तवातुर से आपको ये बताते आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है और फिर इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इसहाक डार से जनाब ये जो मैशत है वो संभाली नहीं जा रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ी डॉलर की बढ़ती जा रही है और डॉलर यानी कि करेंसी बुहरान पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हो चुका है। अब जनाब जो माहिर मौशत हैं हफीज़ पाशा साहब, उन्होंने इस वक्त हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क की हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, हमारे डॉलर के ज़खायर सिर्फ 1 महीने की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं, अगर बाहर से पैसा नहीं आना शुरू हुआ तो हम दिवालिया होने की तरफ जा सकते हैं। और डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक IMF के साथ किए गए मुआहिदों को पूरा करना ही होगा। और फिर हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया है और जो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है उसके गंदे घपड़े इमरान खान पर झाड़ने की कोशिश होगी कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील कर दी तो हम जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी कि हुकूमत अपने इक़्तिदार से चिपकी हुई नजर आ रही है, वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो मौशी अदम इस्तेकाम इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हुआ है उसका एक ही हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिससे सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो पाकिस्तान जो है वो मौशी इस्तेकाम उसमें आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और पाकिस्तान को तो यहां तक कि दोस्त ममालिक भी पैसा देने से साफ साफ इनकारी हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की मशत की इस वक्त हालात जो है वो पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब एक और जरा ट्वीट किया गया है फैसल वाडा की जानिब से, और आपको पता है कि इमरान खान को इस वक्त रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, उनको नहल करने की तैयारियां हो रही हैं और फैसल वाडा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको उनसे इनका रिमोट जो है वो चलता है। इन्होंने कहा कि सांपों के मशवरे पर मोला जट मनफी और गालम क्रोच की सियासत से क्या मिला, नहली सर पर अगर पंजाब असम्बली गिरानी है तो बार बार तारीख क्यों और KP की क्यों नहीं, सियासी सरप्राइज के लिए तैयार रहें, लग पता जाएगा। यह सियासत है, कोई एक्शन मूवी नहीं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, यह स्ट्रेटजी भी क्लीन बोल्ड होगी। यानी कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर खान साहब को यह पैगाम दिया है और यह कहा गया कि जनाब आपको लग पता जाएगा अगर आप असम्बलियां तहलील करेंगे। इमरान खान को नहल करने की धमकियां मिल रही हैं और जो बैकडोर मुज़ाकरात के जो चीजें चल रही हैं, अब जनाब एस्टैब्लिशमेंट तो कह रही है हम न्यूट्रल हैं, लेकिन वो कौन है जो इमरान खान को नहल करने की धमकियां दे रहा है? ये खान साहब को बैकडोर चैनल्स पर कहा जा रहा है कि हम आपको नहल कर देंगे, आपका अगला इलेक्शन नहीं है और आप अगले इलेक्शन में अगले वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे।
यानी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और बैकडोर चैनल्स के ऊपर ताकतवर हल्के इमरान खान को वाज़ेह तौर पर जो है वो धमकियां दे रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि डायलॉग पर यकीन रखता हूं मगर पहले इंतखाबात की तारीख दे दी जाए और हम असम्बलियां तोड़ने का आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब मामला मुल्क और रियासत को बचाने का है। इमरान खान साहब ने अरकान असम्बली से मुलाकात में अपने ख्यालात से इजहार किया और शुरा ने असम्बलियों से निकलने और तहलील के ऐलान की तायद और तौसीक कर दी है। इमरान खान ने इजलास में डोर टू डोर मुहिम और दीगर सियासी सरगर्मियों के इनेकाद पर भी इत्तफाक किया है और इमरान खान ने अरकान असम्बली को इंतखाबात की तैयारियों के फौरी आगाज की भी हिदायत जारी कर दी है और इमरान खान साहब ने कहा है कि जैसे ही हम जनाब असम्बली तहलील करेंगे हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और हम सड़कों पर निकलेंगे और ये लड़ाई जो है वो हम सड़कों पर लड़ने का खान साहब ने ऐलान कर दिया है। तो हालात इस वक्त बड़े कशीदा हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी अब बैकडोर चैनल्स के जरिए इमरान खान को धमकियां देती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जनरल बाजवा कटहरे में आ चुके हैं और वो फट पड़े हैं और कुछ अहम तरीन और होलनाक उन्होंने इंकशाफात किए हैं, आपके सामने मैं रखता हूं। नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है वो ये है कि जनाब जनरल बाजवा और साकिब निसार और जनरल बाजवा की कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातों की खबरें जो है मैंने आपके सामने भी रखी कि 3 बड़े जो है इनकी मुलाकातें हो रही हैं और खान साहब को समझाने की कोशिश हो रही है कि हौसला रखें, हाथ होला रखें और खान साहब आप इस तरह की सियासत ना करें कि जो आपको बंद गली में लेकर चला जाए, क्योंकि खान साहब जो है वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि मुझे अगर नायल करना आप कर दें, मैं अपने स्टांस और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो जनरल बादशाह की रहाइश गाह पर कुछ उनके अपने करीबी दोस्त जो है उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और वहां पर उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। अब जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने कहा कि जनरल जहांगीर करामत अपने 2 दोस्तों के साथ मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने मुझे वेकअप कॉल दी कि फौज को गालियां दी जा रही हैं, इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से फौज को गालियां दी जा रही हैं और मैं सर पकड़कर बैठ गया कि ये क्या हो चुका है। और सीनियर जनरल्स ने भी कहा कि जनरल बाजवा साहब ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब जनरल बाजवा ने वो परेशान हो गए कि मुझे गालियां मिल रही हैं, फौज को गालियां दी जा रही हैं। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ लोगों ने मजीद गालियां दी। हमने एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लिया कि लोग ये गालियां दे रहे थे कि फौज जो है इमरान खान को के पीछे खड़ी हुई है, फौज इमरान खान की बैसाखी बनी हुई है। लेकिन जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जनरल बाजवा खुलकर सामने आए, साजिश की, इमरान खान का तख्ता उल्टा, साइफर का बयानिया था और DGISI को लॉन्च किया, DGISPR को लॉन्च किया। क्या उस वक्त फौज ने गालियां नहीं दी जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ? क्या उस वक्त अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने GHQ के सामने प्रोटेस्ट नहीं किया, प्लोस रेजिमेंट के सामने प्रोटेस्ट नहीं किया और जो पिशावर का कोर कमांडर हाउस है उसके सामने क्या आवाम ने प्रोटेस्ट नहीं किया? अब जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जो मकबूल हो चुकी है। पाकिस्तान में खतरनाक हद तक पाकिस्तान की फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाया जनरल बाजवा ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश रचाकर, क्योंकि इनका जाती अना थी। खान साहब इनकी डिक्टेशन नहीं ले रहे थे, इमरान खान को ब्लैकमेल करके उन्होंने इसका तख्ता उल्टा है और अब मुख्तलिफ किस्म के बयानिया से और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, यानी कि मंसूर अली खान को इन्होंने लॉन्च कर दिया, उसके जरिए अपना बयानिया रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरल बाजवा रिटायर होकर भी रिटायर्ड नहीं हुए। पाकिस्तान की सियासत ने इनको मुदाखलत करने का कीड़ा अभी भी जो है वो जाग रहा है। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरा कोई जाती फड्डा नहीं था, लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौज बनकर रह गए थे और फिर तहरीक अदम एतमाद आई तो इमरान खान खफा हो गए। लेकिन मैं फिर भी PDM को जाकर कह रहा था कि अगर आप ये क्यों कर रहे हैं और इमरान खान का ग्राफ इससे ऊपर जाएगा। अगर आप न्यूट्रल नहीं थे तो आप ये क्यों कह रहे थे PDM को जाकर खान साहब का ग्राफ ऊपर जाएगा अगर आपने ये सब कुछ कर दिया? ये तो कह रहे थे कि हमने तो फरवरी से ये सारा तैयार कर लिया था प्लान कि हम तो न्यूट्रल हैं। तो ये सारा झूठा बयानिया अपने ऊपर पांव पर कुल्हाड़ियां चल रही हैं और झूठ बोला गया कि जो फौज है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल थी, लेकिन ऐसा मामला हरगिज नहीं था। जनरल बाजवा जो है वो सारी साजिश के पीछे थे। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था और ना मार्शल लॉ की धमकियां मैंने दी। NDU में बहुत सारे सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया कि वहां पर इन्होंने मार्शल लॉ की धमकियां दी थी और 9 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अतर मिनिल्ला, उन्होंने कहा था कि उस रात मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली गई थी। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो जनरल बाजवा उनके खिलाफ केस करें, लग पता जाएगा कि जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे या फिर पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो झूठ बोल रहे थे। और जनरल बाजवा ने कहा कि मेरे घर वाले अपने नाराज हो गए कि आपने इमरान खान के साथ ऐसा क्यों किया। यानी कि जनरल बाजवा के घर वाले नाराज हो गए कि आपने साजिश की है, आपने गलत किया है, आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। और जनरल बाजवा को अपने घर से भी जनाब इस तरह की नाराजगी का सामना करना पड़ा। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बनाना चाहता था ताकि दोनों पार्टियां जो हैं वो खुश हो जाएं, और ये सारा मामला ना हो पाया और जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ अपॉइंट करवा दिया। ये डॉक्टर साहब का बयान जो है वो आमदा रिकॉर्ड है कि नवाज शरीफ ने ही जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट करवाया है।
اب جو ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اب جناب جنرل عاصم منیر نے بھی عمران خان کے خلاف کھلم کھلا اعلانات کرنا شروع کر دی ہیں. کچھ خبریں نکل رہی ہیں اور یہ خبریں ایسے نہیں نکلا کرتی بلکہ ریسورسز کے ذریعے پیغامات پہنچانے کے لیے خبریں نکلا کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آپ کو ہم نہل کر دیں گے اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی. تو خان صاحب کہنے کر دینا نہل، میں تو اسمبلیاں توڑنے چاہ رہا ہوں. اب جناب من یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اور یہ دعویٰ بہت بڑا اور بہت خطرناک ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ پر جو تنقید کر رہے ہیں اور جو تنقید کر کے وہ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ جنرل عاصم منیر سے تعلقات اچھے رکھ لیں گے. خان صاحب یہ بہت غلط کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور عمران خان کو لگ پتہ جائے گا کہ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑی تو ان کا جو حشر نشر ہوگا تو ان کو لگ پتہ جائے گا. تو یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ان کو کیا آئی کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرے یا نہ کرے؟ اس کا آئینی مسئلہ ہے اور اس کو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہاں پر بھی جناب منافقت سے کام کر لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آ جائیں کہ چین اور روس نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. فوج کے خلاف دونوں ممالک کی جو پالیسی سامنے آئی ہے اس سے حالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے جناب نظر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ رشیا نے کی اور رشیا کے ٹی وی چینلز نے کھلم کھلا بتایا کہ پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اس کا تختہ الٹا اور اس کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ بتایا جا رہا تھا. اور چائنا نے بھی اس رجیم چینج آپریشن کا کھلم کھلا جناب اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھایا تھا. تو اٹس مین کہ پاکستان کے جتنے بھی نیبرہڈ کنٹریز تھیں انہوں نے یہ ظاہر ہے شہباز شریف جو ہیں ان سے بھی وہ ٹیلی فونک رابطہ نہیں کیا اور ان کو دورے کی دعوت نہیں دی. تو جنرل عاصم جو جنرل باجوہ تھے اس وقت کے آرمی چیف، وہ جا کے آرمی چیف جو ہیں وہ چائنا کو منانے کی کوششیں کرے تھے لیکن انہوں نے اس امپورٹڈ رجیم کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا. اب جناب دونوں ممالک کی کچھ پالیسی سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے میں رشیا کی بات کرتا ہوں تو رشیا کی جو ہیومینیٹیرین پالیسی 2022 سامنے آئی ہے، یہ آپ نے خود پڑھ بھی لیجئے گا گوگل کے اوپر جا کر. میں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں اس پالیسی کے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ ورسٹ ہے. یعنی کہ پاکستان کی ملٹری کیونکہ وہ سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرتی ہے اور جناب وہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے ورس قرار دے دیا ہے اور خطرناک ترین قرار دے دیا ہے، بدترین قرار دے دیا ہے. اور رشیا جو عمران خان کے دور میں ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب ہو رہے تھے، ہمارے ریجنل ٹائز بن رہے تھے، عمران خان ان سے سستا تیل لینے جا رہے تھے. ہم نے 22 سال کے بعد خان صاحب نے وہاں کا وزٹ کیا تھا. تو جناب من اب جو معاملہ ہے کہ رشیا نے پاکستان کو اس لسٹ سے نکال کر انڈیا کے ساتھ دوبارہ اپنے ٹائز بحال کرنا شروع کر دیے ہیں اور انڈیا کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھ دیا پرائورٹی میں. یہ پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ آپ کانسیکوئنسز ہیں کہ ریجنل پلیئرز پاکستان سے خطرناک حد تک جو ہے وہ ناراض ہو چکے ہیں. اور جو ہمارا ایک بہت بڑا الائے ہے چائنا، سی پیک ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت بڑے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں. تو چائنا کی بھی ایک پالیسی سامنے آئی ہے ملٹری اسٹینٹ 2022 اور 2023. اب اس میں انہوں نے پاکستان کو کھڈے لین لگا کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اکنامک سٹیٹس نہیں ہے، یہاں پر رجیم چینج ہوتی رہتی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اکنامکس طرف نہیں بلکہ یہ جناب ایک ہی اسٹیبلشمنٹ گرد گھوم رہا ہے جس نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو جناب اب بھارت کے ساتھ بھی چائنا اپنے الائنس بنانا شروع ہو چکا ہے. یہ پاکستان کے لیے انتہائی الارمنگ سچویشن ہے کہ بھارت کتنا آگے نکل گیا، ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اور چائنا آج ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارے رشیا ناراض ہو گیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ دونوں کی ان کے خلاف رپورٹس آنا اس نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.